नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर प्रेस जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 7 मार्च और 7 मार्च को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। शायद आपका आज लास्ट एग्जाम है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके जीके के 20 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल की बात करेंगे तो कल ही हम लोगों ने शाम में चर्चा किया था कि जो पोंगल जो त्यौहार है वो आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इसके बाद पोंगल की जब बात करते हैं तो पोंगल में एक आपका खेल भी खेला जाता है जिसका नाम है जल्लीकट्टू, जिसके विषय में आपके एग्जाम में प्रश्न पहले ही बन चुका है। अब आगे तो बनेगा नहीं क्योंकि आज आपका लास्ट एग्जाम है। फिर भी आने वाले एसएससी एग्जामों के लिए ये सभी जो प्रश्न है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू खेला जाता है। इसके अलावा पोंगल आपका तमिल फसल उत्सव है, 4 दिवसीय त्यौहार है और आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक ये आपका मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये तमिल सोल कैलेंडर के अनुसार ताई महीने की शुरुआत में आता है। ये सूर्य देव सूर्य को समर्पित है और मकर संक्रांति जो पूरे भारत में मनाया जाने वाला कई क्षेत्रीय नामों के तहत फसल उत्सव से मेल खाता है, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पहले आपको बता दें कि जो भी लोग आप लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का जीडी का हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, या आपका कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए अगर आप पीवाईक्यू लेना चाहते हैं, पीवाईक्यू कहें तो सिर्फ आपका क्वेश्चन आंसर नहीं, पीवाईक्यू के साथ क्वेश्चन आंसर के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मात्र 25 रुपये में आप इसको ले सकते हैं। जैसा कि अभी एसएससी सीपीयू का आपका नोटिफिकेशन देखने को मिला है, तो इसका पीडीएफ को अपलोड कर दिया जा चुका है वेबसाइट पर। आप लोग जाके उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नोबेल गैस आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किस समूह से संबंधित है। तो नोबेल गैस की बात करेंगे तो नोबेल गैस आपका 18 समूह से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा, ठीक है। नोबेल गैस आवर्त सारणी के समूह 18 संबंधित है। इन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है। हीलियम हुआ, नियोन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन क्या है तो नोबेल गैस है। इसके अलावा हीलियम हाइड्रोजन के बाद ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। अगला है कि 2011 के जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो 2011 के जनगणना के दौरान की बात करेंगे तो टोटल 29 प्रश्न पूछे गए थे, जिसका राइट आंसर आपका 29 हो जाएगा। 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो आज़ादी के बाद से ये दोस्तों आपका 7वीं जनगणना था, लेकिन ओवरऑल बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 15वीं जनगणना था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसका जो उद्देश्य था आपका तीव्रतर दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका शुरुआत आपका 2012 में होता है, खत्म होता है आज जाकर 2017 में। ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना था, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके बाद से आप देखे होंगे 13वीं पंचवर्षीय योजना का नाम नहीं सुने होंगे। तो भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में चला था और लास्ट आपका 2017 तक 2012 में शुरू हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य तेज, स्थायी और अधिक समावेशी विकास प्राप्त करना था। अगला है कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो वेद समाज की स्थापना की बात करेंगे तो वेद समाज का जो स्थापना है वो किया गया था आपका केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका केशव चंद्र सेन हो जाएगा, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना कब किया था, कहाँ किया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने किया था 1864 में। कहाँ किया था तो ये किया था आपका मद्रास में। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपका वो पूछा गया कि राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में आता है। हालांकि जो बच्चे प्रश्न भेजे थे वो तो आपका भेजे थे अनुच्छेद नहीं भाग करके भेजे थे, फिर भी मेरा दिल नहीं माना कि आपका भाग पूछा गया होगा, कि हमेशा जब पूछा जाता है तो अनुच्छेद ही पूछा जाता है। तो इस बार भी मे बी आपका अनुच्छेद ही पूछा गया हो। बाकी बात रही भाग की तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो पहली बात अनुच्छेद की बात करते हैं तो 80 का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 80, वो आपका राज्यसभा के बारे में बताता है, राज्यसभा गठन के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 81 आपका लोकसभा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 79 ये आपके संसद के बारे में बताता है। राज्यसभा की बात करते हैं तो अधिकतम संख्या 250 होता है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 238 सदस्य राज्य और तीन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे भाग पूछा गया होगा तो भाग क्या होगा, भाग 5 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन
किस वर्ष किया गया था? तो बात करेंगे नई दिल्ली का, तो नई दिल्ली में जो एशिया खेल है उसका जो आयोजन है पहली बार आपका 1951 में किया गया था। ये भी प्रश्न न जाने कितने बार अभी तक आपके एग्जाम में 12 दिन का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951। पहली बार जो एशियाई खेल है आपका 1951 में हुआ था और आपका सौभाग्य देखिए कि अपना देश भारत में ही हुआ है। ठीक है, 4 से लेकर 11 अगस्त 1951 तक के खेला गया था। इसके बाद भारत है जो कि अब तक 2 बार एशिया खेल का आयोजन कर चुका है, एक बार तो 1951 में और दूसरी बार कब? दूसरी बार आपका 1982 में। ठीक है, इसके बाद बात कीजिएगा 2022 का एशिया खेल कहाँ हुआ था? तो 2022 का जो एशिया खेल है वो दोस्तों आपका हुआ था चीन में। चीन के में भी कहाँ? तो हांगजू शहर में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की बात करेंगे तो इसका शुरुआत झारखंड के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। इसका जो शुरुआत का जो घोषणा है आपका 2023 में किया गया था, लेकिन जो इसका जो शुरुआत हुआ है एक्चुअली वो दोस्तों आपका फरवरी 2024 में हुआ है। तो आपसे 2023 से रिलेट करके ये पूछा गया होगा, मुझे नहीं लगता कि 2024 से रिलेट करके पूछा गया होगा कि 21 फरवरी 2024 को इस योजना का शुरुआत हुआ है। हालांकि पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे आपके हेमंत सोरेन जी इसकी घोषणा पहले ही कर चुके थे 2023 में ही। अगला है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? ठीक है, मैं भी संगीतकार आपसे नहीं पूछा गया होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका देविका रानी चौधरी हो जाएंगे, जो कि अभिनेत्री थी हिंदी फिल्म की और 1969 में ये पुरस्कार उनको दिया गया था। ठीक है, परीक्षा उपयोगी कुछ मुख्य बिंदु को देखें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ है, गांधी जी के जन्म के 100 साल के बाद। यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को अवसर पर दिया जाता है। इसके तहत एक स्वर्ण कमल, साल 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। हिंदी फिल्म अभिनेत्री देविका रानी चौधरी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम विजेता थी, जिन्हें 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसे सम्मानित किया गया था। 2021 में यह सम्मान पाने वाले कलाकार अभिनेता रजनीकांत थे। उन्होंने ये पुरस्कार 2019 के लिए दिया गया है। 2019 के बाद कोरोना से वैश्विक महामारी के कारण यह समारोह स्थगित कर दिया गया है। अगला है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग के गठन की बात करेंगे तो इसका गठन आपका हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 15 मार्च 1950 हो जाएगा। इसके अलावा इसका गठन तो किया गया, साथ में इसका भंग भी किया गया था। तो इसको भंग किया गया है आपका 13 अगस्त 2014 को। इसके अलावा एक आप सुनते होंगे नीति आयोग। नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग का जो गठन है आपका योजना आयोग के सब्स्टिट्यूट पे ही किया गया था। ठीक है, तो नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में 1 जनवरी के दिन। नीति आयोग की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म भी होता है जो आपके एग्जाम में आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा नदी के किनारे कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल स्थित है? ठीक है, तो नर्मदा नदी के किनारे की बात करेंगे तो इसके में आपका मधांता, ओंकारेश्वर, महेश्वरी, मंडला आपका स्थित है। इसके अलावा अगर आपका ये सभी ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो एक नाम जरूर दिया गया होगा, उसका नाम है भीमबेटका। ठीक है, तो भीमबेटका भी इसका राइट आंसर हो सकता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला है कि भाषा कौन से भाग में है? ठीक है, भाषा यानी कि लैंग्वेज की जब हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? सॉरी, भाग नहीं पूछा गया होगा, अनुसूची पूछा होगा। तो अनुसूची की बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल है। कितनी भाषा है वर्तमान में? 22 भाषा है। पहले कितना हुआ करता था? पहले आपका 14 हुआ करता था। ठीक है, कौन कौन सी भाषा है इसको देखें तो असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संताली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ठीक है, ये सही भाषाएं आपके संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है, यही आपसे पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हिंदुस्तानी पब्लिक स्कूल का रिलेशन किस डांस से है? ठीक है, तो हिंदुस्तानी पब्लिक स्कूल की बात करेंगे तो इसका रिलेशन किस डांस से है? इसका भी सही आंसर नहीं मिल पाया है। कुचिपुड़ी, सतरिया, कथक, यही सब ऑप्शन में दिए गए थे। ठीक है, तो अभी तक तो इतने ही प्रश्न मिले हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है और पूरे प्रश्नों को हम लोग PDF में दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से वीडियो ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।